हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी के कम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन करते हैं, चाहे हमारा यूजीसी नेट, यूपी पीजीटी, झारखंड लेडीज सुपरवाइज़र या सोशियोलॉजी से रिलेटेड कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उसमें आपको ये सारे टॉपिक्स बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मैक्स वेबर जी के संदर्भ में। मैक्स वेबर का ये जो टॉपिक है ये हमारा यूजीसी नेट में मेंशन है, यूपी पीजीटी में मेंशन है, और साथ ही साथ झारखंड लेडीज सुपरवाइज़र का जो सोशियोलॉजी का सिलेबस है उसके यूनिट 2 में है। देखिए, सोशियोलॉजी का जो झारखंड लेडीज सुपरवाइज़र का सिलेबस है और इसमें 23 पार्ट्स दिए गए हैं, और उसके अंतर्गत फिर हम लोग को और भी पढ़ना होगा। तो उसके लिए मैं यूनिट 1 और यूनिट 2 बोल रही हूँ, तो ताकि समझने में हम लोग को आसानी हो। जिसके अंतर्गत जो हमारा यूनिट 2 है, जिसके अंतर्गत जो समाजशास्त्रियों के अद्यतन प्रवर्तक, पथ प्रदर्शक एवं प्रवर्तक के अंतर्गत हम लोगों ने कार्ल मार्क्स की थ्योरी को देखा। हम लोगों ने उसके बाद आज की क्लास में हम लोग ऐतिहासिक समाजशास्त्र के अंतर्गत मैक्स वेबर जी की थ्योरी को देखेंगे। और ये सारे टॉपिक मैं आपको बहुत ही इजी वे में बताना चाहती हूँ ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे प्रकार से समझ में आ जाए। और मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ कि मुझे सोशियोलॉजी पढ़ाते हुए 9 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो मैं अपने उस एक्सपीरियंस के आधार पर बताना चाहती हूँ कि किस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो क्लास को चलिए लेट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि मैं हर एक क्लास में करती हूँ कि थिंकर्स के ईयर को, जन्म और मृत्यु को हम लोग उससे स्टार्ट करते हैं। तो मैक्स वेबर जी का जन्म हुआ था 21 अप्रैल 1864 को, और इनकी मृत्यु हुई थी 14 जून 1920 को। मैक्स वेबर जी का जन्म जर्मनी के थुरिंगा नामक स्थान में हुआ था। और मैक्स वेबर जी को कार्ल मार्क्स का भूत कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है कि मैक्स वेबर जी ने कार्ल मार्क्स जी की थ्योरी को अपनाया था। जैसे कार्ल मार्क्स जी ने बोला था कि मनुष्य की जब आवश्यकताएं बढ़ती हैं तो पूंजी भी बढ़ता है। ये चीज़ बात की थी कार्ल मार्क्स जी ने। और उन्हीं की थ्योरी को मैक्स वेबर जी बोलते हैं कि नहीं, जब मनुष्य का पूंजी बढ़ता है तब उसकी उपयोगिता बढ़ती है, उसके साधन बढ़ जाते हैं। तो उन्हीं को थ्योरी को उन्होंने भी यूज़ किया था। और इनके शोध कार्य के संदर्भ में, इनके शिक्षा के क्षेत्र के संदर्भ में अगर बात की जाए तो इन्होंने अपने पीएचडी कार्य हिस्ट्री ऑफ कमर्शियल सोसाइटीज़ इन द मिडिल एज से इन्होंने पीएचडी किया था, जो कि है मध्यकाल में व्यापारिक संघों का इतिहास। ये इनका टॉपिक था। इन्होंने ये कब किया था? तो 1889 में। हम लोग अब मैक्स वेबर जी की इम्पोर्टेंट्स बुक्स को देखते हैं। ये बुक्स जो है, इससे हम लोग को ये नॉलेज हो जाता है कि क्या मैक्स वेबर जी कहना चाहते हैं, इनके धर्म के सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो इनका जो सबसे पहला बुक है वो हो जाता है द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। ये 1904-1905 का है। और देखिए, यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इनकी मृत्यु 1920 में हो गई थी, लेकिन इनकी कुछ बुक्स जो थे उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई थी। उनके जो सहयोगी थे, उनके जो शिष्य थे, उन लोगों ने इसको प्रकाशित किया था। तो इनकी जो बुक थी द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, इसके अंतर्गत मैक्स वेबर जी ने 6 धर्मों का अध्ययन किया था। और 6 धर्मों को अध्ययन करने के बाद वे देखते हैं कि ये जो समाज है, समाज के अंतर्गत जो परिवर्तन हो रहा है, तो ये धर्म भी इसका मूल कारण है। धर्म के आधार पर भी समाज में परिवर्तन हमें देखने को मिल रहा है। और इन्होंने जो 6 धर्मों का अध्ययन किया, इसके अंतर्गत वे बोलते हैं कि जो एक दूसरे से ये सारे धर्म कैसे भिन्न हैं, सबके अंतर्गत अपना कैसा अलग अलग उनका नियम नीति रिवाज है। क्या एक धर्म के अंतर्गत कोई आर्थिक कारण है जो कि परिवर्तन का कारण बना है उस युग में। इन सभी का उन्होंने विस्तृत रूप में अध्ययन किया था। सेकेंड इनकी बुक है इकोनॉमी एंड सोसाइटी, जो कि 1921 में इन्होंने इसको लिखा था। मतलब उनकी मृत्यु के बाद ये प्रकाशित हुई थी। तो इकोनॉमी एंड सोसाइटी ये जो पुस्तक है, इसका जो मूल नाम है वो है रिटेलसेफ्ट और गेसेलसेफ्ट, लेकिन बाद में इसे इकोनॉमी एंड सोसाइटी नाम से प्रकाशित किया गया।
फिर इनकी थर्ड बुक है सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजियन, यानी धर्म का समाजशास्त्र। इसके संदर्भ में इन्होंने 1920 में लिखा। इनकी जो थ्योरी थी धर्म का समाजशास्त्र, इसी पुस्तक से रिलेटेड है। फिर इन्होंने इंडिया के रिलीजियन के, वहाँ के धर्म के संबंध में उन्होंने 1917 में इसकी खोज की। फिर चाइना का रिलीजन को भी उन्होंने देखा। फिर इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक थी द सिटी, जो कि 1922 आई थी। कहीं कहीं 24 है, लेकिन हम लोग को मेनली 22 याद रखना होगा। फिर इनकी एक और महत्वपूर्ण पुस्तक है एंशिएंट जुडाइज्म, जो कि 1917 में प्रकाशित की गई थी। फिर नेक्स्ट इनकी बुक है द थ्योरी ऑफ सोशल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन 1925 में। और इनकी 9th बुक है मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंस 1949 में। अब इनकी हम लोग थ्योरी को देखते हैं। तो इनकी जो थ्योरी है, इन्होंने एक अपनी थ्योरी दी थी वर्सटेहन मेथड। अगर इनकी विधि के संदर्भ में बात की जाए तो इनका जो विधि था वो था शोध कार्य का, वो था इनके जितने भी सिद्धांत थे वो मूल्यांकनात्मक, निर्णय परक और ऐतिहासिक तुलनात्मक विधि के अंतर्गत आते थे। अगर यहाँ पे देखिए एक चीज़ हम लोग को याद रखना होगा कि तुलनात्मक विधि किनका था, तो इमानुएल दुर्कहेम जी का था। और ऐतिहासिक तुलनात्मक विधि अगर पूछा जाएगा तो वो किनका हो जाएगा, मैक्स वेबर जी का हो जाएगा। तो वर्सटेहन के संदर्भ में इनकी परिभाषा देते हुए लिखते हैं कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो कि सामाजिक क्रियाओं का व्याख्यात्मक बोध कराने का प्रयास करता है, जिसको कि क्या कहा जाता है, वर्सटेहन विधि या निर्वचनात्मक समझ बोला जाता है। देखिए वर्सटेहन मैटर है, इसको क्या बोलते हैं, बहुत इजी वे में मैं आप लोग को बता रही हूँ, जिसको सामान्य परक अध्ययन भी बोला जाता है। कि कहीं किसी चीज़ को आपको अध्ययन करने के लिए दिया जाए, जैसे मान लीजिए कोई आदिवासी कबीला का ही आपको अध्ययन करना हो, या आदिवासी जन रीति, उनके लोक रीति, उनके विचार, उनके धर्म, उनके युवा गृह, इन सभी के बारे में आपको शोध कार्य करना हो, तो आप ऐसे तो जान नहीं सकिएगा। तो इसके लिए क्या करना होगा कि आपको उस जगह पे मौजूद रहना होगा। आप वहाँ पे जब प्रेजेंट रहेंगे, वहाँ पे अपनी आँखों से देखेंगे, उनकी दिनचर्या को जब खुद से फॉलो करेंगे, मतलब खुद प्रेजेंट रह के जब किया जाता है काम में, तो वो क्या काम हो जाएगा, वर्सटेहन मेथड के अंतर्गत कहलाएगा, जिसको निर्वचनात्मक समझ भी बोला जाता है। निर्वचनात्मक समझ इसमें कर्ता द्वारा क्रिया को दिया गया कार्य होता है और ये व्याख्यात्मक कार्य होता है। और मैक्स वेबर जी को व्याख्यात्मक समाजशास्त्र का जनक भी बोला जाता है, ये भी चीज़ आप याद रखिएगा, उनको व्याख्यात्मक समाजशास्त्र का जनक बोला जाता है। और ये सीमल एवं टॉनिस से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, उनकी थ्योरी को भी ये अपने थ्योरी में यूज़ किए थे। और ये तार्किकता, युक्तिकरण पर विशेष ध्यान देते थे। कोई भी चीज़ होता था तो वो तर्क के आधार पर सोचने का प्रयास करते थे कि अच्छा ये चीज़ समाज में ऐसा क्यों हुआ है। उनका जब तक आप क्वेश्चन नहीं कीजिएगा, जैसे हम लोग भी क्या करते हैं कि हम लोग भी कोई टॉपिक को पढ़ते हैं, मान लीजिए आप मैक्स वेबर जी की ही थ्योरी को पढ़ें, तो आपको क्वेश्चन करने के लिए जानना होगा कि अच्छा इनसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्या जो कॉपी चेक करने वाले या क्वेश्चन बनाने वाले होते हैं वो किस ढंग का क्वेश्चन इनसे पूछ सकते हैं। तो वही इन्होंने भी यूज़ किया था कि तार्किकता, युक्तिकरण पे ये विशेष ध्यान देते हैं। समाजशास्त्र को व्याख्यात्मक एवं अंतर्निरीक्षणात्मक विज्ञान बनाने पर बल दिए हैं। मूल्य विभुक्त की इन्होंने अवधारणा प्रस्तुत की है और इन्होंने सामाजिक स्तरीकरण के 3 आधार बताए हैं, क्लास, स्टेटस एंड पावर। यानी कि क्लास मतलब वर्ग हो गया, स्टेटस मतलब स्थिति और पावर मतलब शक्ति होगी। तो क्लास को हम लोग आर्थिक रूप से देख सकते हैं, स्टेटस हमारा सामाजिक पक्ष हो गया और पावर जो हो गया ये हमारा राजनीतिक पक्ष हो गया सामाजिक स्तरीकरण का। तो सामाजिक स्तरीकरण के इन्होंने कितने भेद दिए थे, तो टोटल 3 भेद दिए थे। नेक्स्ट इनकी जो इम्पोर्टेंट थ्योरी है वो है एक्शन थ्योरी, जिसे सामाजिक क्रिया का सिद्धांत बोला जाता है। सामाजिक क्रिया का जो सिद्धांत है ये थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक्स ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आता है और इस थ्योरी को उन्होंने डिल्थे एवं रिकर्ट से प्रभावित होकर वे किए थे। तो सामाजिक क्रिया का जो सिद्धांत होता है इसका अर्थ होता है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति जब अर्थपूर्ण ढंग से कोई क्रिया करते हैं
तो उसको क्या बोला जाता है, सामाजिक क्रिया का सिद्धांत बोला जाता है। और ये किससे रिलेटेड होता है, तो ये आपका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर से रिलेटेड होता है। सामाजिक क्रिया का सिद्धांत के अंतर्गत जैसे देखिए, समाज के अंतर्गत कोई भी जो हमारी क्रियाएं हम लोग करते हैं, कोई भी काम करते हैं, जब हम एक दूसरे से को रिलेट होते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, सामाजिक क्रिया का सिद्धांत बोला जाता है। और ऐसा नहीं है कि अनुसरण करने को सामाजिक क्रिया का सिद्धांत बोला जाएगा। इसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति रहेंगे और अर्थपूर्ण ढंग से जब कोई काम करते हो तभी होगा। ऐसा नहीं है कि किसी का देखा देखी करके हम अगर कोई काम कर देते हैं तो वो सामाजिक क्रिया के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे देखिए, आप एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं कि जब दो व्यक्ति रोड पर साइकिल चला रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं, तो वो दोनों आपस में टकरा गए किसी कारणवश, दोनों गिर गए। गिरने के बाद वह उठ के चले गए, तो ये सामाजिक क्रिया नहीं कहलाएगी, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए उनका आपस में टक्कर हुआ, टक्कर होने के बाद वो उठ के एक दूसरे से लड़ाई करने लगे या फिर एक दूसरे को सॉरी ही बोल दिए, तो अर्थपूर्ण कोई काम हुआ, या तो झगड़ा हुआ है या फिर ये लोग माफ़ी मांगे हैं, तो ये अर्थपूर्ण काम हो गया, तो ये सामाजिक क्रिया कहलाएगा। लेकिन अनुसरण करना सामाजिक क्रिया नहीं होता है। जैसे देखिए, बरसात के मौसम में जब वर्षा होती है तो सभी लोग देखते हैं कि छाता लेके निकल जाते हैं, तो छाता लेके निकलना ये कोई सामाजिक क्रिया नहीं हुआ कि हाँ हम भी छाता लेके निकले हैं, आप भी निकले तो वो सामाजिक क्रिया हो जाएगी, वो नहीं होगी। अर्थपूर्ण ढंग से आप तो खुद लेकर जब छाता लेके निकले तो वो तो आप अपने काम के लिए लिए हैं, वो तो आप अपना काम कर रहे हैं, तो वो सामाजिक क्रिया के अंतर्गत नहीं आएगा। वैसा काम जब दो व्यक्ति करते हो और अर्थपूर्ण ढंग से करते हो तो वो क्या कहलाता है, सोशल एक्शन कहलाता है, यह सामाजिक क्रिया कहलाती है। तो इसको समझने के लिए उनके जो आवश्यक तत्व हैं, तो मैक्स वेबर जी ने 3 आवश्यक तत्वों के बारे में बात की है। तो सबसे पहले वे बात करते हैं कि कर्ता के व्यक्तिनिष्ठ अर्थ के अनुसार हो, चेतनापूर्ण एवं उद्देश्यपूर्ण क्रिया हो, समाज अन्य व्यक्ति से प्रभावित हो। मतलब बोला जा रहा है कि कर्ता दो व्यक्तियों को इसमें होना आवश्यक है और उनके जो काम हो वो अर्थपूर्ण ढंग से हो, कोई उद्देश्य को प्राप्ति करने को ले हो, या फिर उनकी चेतना या मस्तिष्क में कुछ पावर है उसको प्राप्त करने के लिए हो, या समाज या अन्य व्यक्ति एक दूसरे से प्रभावित हो। तो सामाजिक क्रिया के सिद्धांत के अंतर्गत इसकी 4 प्रमुख शर्तें भी हैं। सबसे पहला तो ये होना चाहिए, शर्तें मतलब इसकी विशेषता क्या होना चाहिए। सबसे पहला तो ये है कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर से कोरिलेटेड हो। हम जो भी काम करते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैं आपको ये थ्योरी करवा रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, आप इसको सुन रहे हैं, तो हम दोनों के बीच में क्या हो रहा है, एक सामाजिक क्रिया बन रही है। आपका उद्देश्य हो गया कि हम थ्योरी को पढ़ेंगे ताकि हम एग्जाम में उसको लिख सके, अच्छा नंबर आ सके, और मेरा मोटो ये हो जाएगा कि मैं आप तक पहुंचा सकूं ताकि मेरे द्वारा आपको कुछ हेल्प हो जाए, तो वो मुझे अच्छा लगेगा। तो ये क्या हुआ, हम क्या करें, एक दूसरे से प्रभावित होकर कर रहे हैं, कोई उद्देश्यपूर्ण क्रिया को कर रहे हैं। ऐसा ही तो नहीं है कि मैं बोले जा रही हूँ, आप कोई उसका कोई कारण ही नहीं है, आप भी सुने जा रहे हैं बिना मतलब का, उसका कोई कारण ही नहीं है, ऐसा नहीं होता है। फिर सेकंड उन्होंने बात की है कि अकेले या जड़ वस्तु से प्रभावित ना हो, कोई मतलब पर्सनल कोई अपना उस वैसे प्रभावित नहीं हो, ऐसा काम हो जो कि सामाजिक क्रिया के अंतर्गत हो। केवल संपर्क नहीं, संचार भी होना चाहिए। क्या बोला गया कि केवल संपर्क को हम सामाजिक क्रिया नहीं कह सकते हैं, बल्कि संचार को भी कह सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जब 2 साइकिल वाले आपस में टकरा गए तो वो तो संपर्क में आ गए, आने के बाद वो अगर उठ पुट के अपना चले गए तो वो सामाजिक क्रिया नहीं कहलाएगी। लेकिन जब वो एक दूसरे को या तो सॉरी बोल रहे हैं या फिर मारपीट भी कर सकते हैं, तभी वो क्या हो जाएगी, संचार होना चाहिए, मतलब उनके बीच कम्युनिकेशन कुछ होना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगी, सामाजिक क्रिया कहलाएगी। और क्रिया के लिए कोई ना कोई अभिप्रेरणा हो, कोई भी आप काम करते हो तो उसके लिए क्या होता है, एक अभिप्रेरणा होती है, एक हम लोग को मोटो मिलता है कि हम ये चीज़ कर रहे हैं तो इसका हमको ये प्रतिफल प्राप्त होगा। ये था इनका सामाजिक क्रिया का सिद्धांत की आवश्यक शर्त। अब हम लोग देखते हैं सामाजिक क्रिया के 4 प्रकार कौन कौन से हैं, किनके द्वारा, तो मैक्स वेबर जी के द्वारा। तो सबसे पहले ये जो बात करते हैं वह है तार्किक क्रिया के संदर्भ में। तार्किक क्रिया के संदर्भ में वे बात करते हैं कि तार्किक क्रिया क्या हो गया कि लक्ष्य
प्राप्त करने के लक्ष्य लगने हेतु जैसे तार्किक क्रिया में लक्ष्य हो जाएगा कि जैसे देखिए आपको नौकरी लगना है, तो नौकरी लगने के लिए आप क्या करते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं को देखते हैं, एग्ज़ाम में बैठते हैं, पढ़ते हैं। तो आपका क्या होता है कि वो एक लक्ष्य होता है कि हमको ये चीज़, हम ऐसा पढ़ रहे हैं तो हमको नौकरी मिलेगा। तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, तार्किक क्रिया के अंतर्गत। सेकंड इन्होंने जो प्रकार बताई है वो है मूल्यांकनात्मक क्रिया, जो कि तर्क पर आधारित होती है, जो कि वैल्यू से रिलेटेड होती है। जैसे मान लीजिए आप किसी की सहायता कर रहे हैं, कोई जो सैनिक है वो देश की सेवा करने जा रहा है, तो वो अपने मूल्य मतलब वैल्यू से रिलेटेड होता है। कोई स्त्री है जो वो जौहर हो जा रही है, तो वो क्या बस जो वैल्यू से हमारे आत्मसम्मान, हमारे सम्मान की रक्षा के लिए, हमारे हमको जो अच्छा लगता है, हमारा मूल्य मतलब कि हमारे आदर्श को जो सम्मान पहुंचाता है, आदर्श की जब रक्षा करने के लिए हम जो काम करते हैं वो किसके अंतर्गत आ जाएगा, तो मूल्यांकनात्मक क्रिया के अंतर्गत आ जाएगा। फोर्थ इन्होंने जो सामाजिक क्रिया के प्रकार बताए हैं वो है भावात्मक क्रिया। भावात्मक क्रिया के अंतर्गत हमारे संवेग आ जाएंगे, हमारे मनोभाव आ जाएंगे, हमारी फीलिंग्स आ जाएंगी। जैसे देखिए माँ और बच्चे का जो प्रेम होता है वो संवेग के आधार पर होता है, वो मनोभाव के आधार पर होता है, वो जो ममता होता है वो संवेग और मनोभाव के आधार पर होता है। उसी प्रकार से अगर आप अच्छा काम करते हो तो आपको पीठ थपथपाया जाता है, तो ये एक संवेग है, मतलब उसने अच्छा काम किया तो उसको ये शाबाशी देनी चाहिए, एक फीलिंग है। तो ये किसके अंतर्गत आएगा, भावात्मक क्रिया के अंतर्गत आ जाएगा। फोर्थ इन्होंने जो प्रकार बताए हैं वह है परंपरागत, अर्थात हम समाज के अंतर्गत जो भी क्रिया करते हैं वो परंपरागत रूप में भी करते हैं। जैसे हम कोई हमारा जो प्रथा है, हमारे रीति रिवाज है, हमारे संस्कृति, हम उसको फॉलो कर रहे हैं, कोई परंपरा को हम फॉलो कर रहे हैं। जैसे देखिए बड़ों का पैर छूना, ये हम लोग छोटे से ही सीखते आए हैं कि अगर बड़े आएंगे तो उनको पैर छूना चाहिए। तो ये क्या हमारे परंपरा है, ये एक सामाजिक क्रिया है कि हम दो व्यक्तियों के बीच में क्या हो रहा है, संपर्क हो रहा है, कोई उद्देश्यपूर्ण कार्य कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, आपका क्रिया के अंतर्गत आ जाएंगे। और ये सामाजिक क्रिया के 4 रूप हो गए। अब हमारा जो नेक्स्ट थ्योरी है मैक्स वेबर जी का वो है आदर्श प्रारूप, जिसको कि आइडियल टाइप बोला जाता है। आदर्श प्रारूप का मतलब यहाँ पे आप कोई मतलब ऐसा नहीं सोचेगा कोई आदर्श व्यक्ति से हो गया, तो ये एक अध्ययन पद्धति है। जैसे कॉम्ट, स्पेंसर, दुर्खिम जी प्रत्यक्षवाद को मानने वाले थे, उसी प्रकार से मैक्स वेबर आदर्श प्रारूप को अध्ययन करने के रूप में लेते हैं। उनका जो अध्ययन करने का विधि है वो कैसा होता है, तो आदर्श प्रारूप होता है। तो आदर्श प्रारूप आखिर होता क्या है, किसी भी परिस्थिति की कल्पना करना, यानी कि ए ब्लू प्रिंट ऑफ एनी फिनोमिना, जिसका कि निर्माण सामाजिक यथार्थ पर किया जाता है, जिसका प्रयोग हम लोग तुलनात्मक रूप में करते हैं। और ये जो घटनाएं हैं, ये घटनाएं या तो हो भी सकती हैं या नहीं भी हो सकती है। ये घटना को देखने का एकमात्र एक दृष्टिकोण होता है, जिसको कि आदर्श प्रारूप बोला जाता है। मतलब हम इसका ऐसे समझ सकते हैं कि देखिएगा सभी कोई तो जितने भी संसार में लोग हैं वो परिवार में रहते हैं, तो परिवार में किसी न किसी का तो शादी होता ही है। तो जब देखिएगा बहू की कल्पना की जाती है कि परिवार में बहू आएगी, तो उसको कल्पना कैसे की जाती है कि वो देखने में सुंदर होगी, वो शिक्षित होगी, वो अपने पति का सेवा करेगी, वो अपने सास ससुर का सेवा करेगी, तो घर को संभाल के रखेगी। ऐसा एक ब्लूप्रिंट बनाया जाता है बहू के संदर्भ में कि वो काम करेगी हमेशा। तो क्या ऐसा 100% होता है? ऐसा तो 100% नहीं होता। हम एक कल्पना कर रहे हैं कि ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता है। ये हमारे देखने का एक दृष्टिकोण है, एक प्रारूप है, मतलब ये एक फिनोमिना है। ब्लूप्रिंट हम लोग बना रहे हैं किसका, तो फिनोमिना का। तो इसी को क्या कहा जाता है, आदर्श प्रारूप बोला जाता है। ये एक देखने की परंपरा होती है। तो आदर्श प्रारूप को मैक्स वेबर जी ने 3 प्रकारों से, इसके 3 प्रकार बताए हैं। सबसे पहला उन्होंने बताया है विशिष्ट और ऐतिहासिक जिसके अंतर्गत पूंजीवाद का उदय हुआ है। सेकंड इन्होंने सामाजिक यथार्थ बताए हैं, जो कि नौकरशाही से रिलेटेड है। नौकरशाही को भी हम लोग डिटेल्स में जानेंगे कि ये कौन सी थ्योरी है। फिर है विवेकपूर्ण व्यवहार से संबंधित, इसमें आर्थिक गतिविधियों के क्षेत्र में इसको प्रयोग में लाया जाता है। अब जो मैक्स वेबर जी की नेक्स्ट थ्योरी है वो है सत्ता और शक्ति, यानी पावर और ऑथोरिटी। सत्ता और शक्ति क्या है?
शक्ति के कितने प्रकार होते हैं? तो 2 प्रकार होते हैं। शक्ति मतलब क्या हो गया? पावर। आपके अंतर्गत कोई शक्ति है तो शक्ति के जो 2 प्रकार हो गए, एक हो गया वैध शक्ति और एक हो गया अवैध शक्ति। शक्ति मतलब देखिए आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति या कोई काम किसी के दबाव, किसी को रोकने के बाद भी अगर वो काम हो जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? शक्ति कहा जाता है। जैसे आप रोड के ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, आप रोड में जा रहे हैं, कोई व्यक्ति आपको जोर जबरदस्ती रोक ले, आप जा रहे हैं लेकिन फिर भी वो रोक ले, तो वो व्यक्ति जो रोक ले रहा है तो उसके अंदर जरूर शक्ति है, वो तभी आपको रोक रहा है, ठीक है। तो उसी को क्या कहा जाता है? शक्ति, यानी आपका पावर बोला है। और सत्ता मतलब ऑथोरिटी, इसके 3 प्रकार है। एक है तर्क विधिक सत्ता जो जिसके अंतर्गत नौकरशाही आएंगे, दूसरा है परंपरागत पित्त सत्ता जिसके अंदर राजा सरदार और पिता आएंगे, और तीसरा है करिश्माई चमत्कार जिसके अंतर्गत धर्मगुरु जादूगर आएंगे। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि देखिए जैसे तर्क विधिक सत्ता जो नौकरशाही वर्ग के अंतर्गत आ जाएंगे कि किसको पावर मिलता है। जैसे आप रोड पे जा रहे हैं, कोई व्यक्ति आपको चंदा लेने के लिए रोक ले रहा है, वो अपना पावर दिखा रहा है कि मेरे में ताकत है, हम यहाँ के बॉस हैं, यहाँ के डॉन हैं, तुमको यहाँ का चंदा देकर जाना पड़ेगा, तो ये तो उसका शक्ति का हो गया। लेकिन तर्क विधिक सत्ता के अंतर्गत जैसे पुलिस हो गए, आप रोड पे मोटरसाइकिल लेके जा रहे हैं, उनको ये अथॉरिटी मिला है, कानून उनको अथॉरिटी दिया है कि वो रोक सकते हैं किसी को, ठीक है, वो चालान किसी का काट सकते हैं, तो उसके लिए आप उसके साथ झगड़ नहीं सकेंगे। लेकिन कोई आपको अगर सख्ती से जो बल पे रोकना चाहे, जिसके पास अथॉरिटी नहीं, तो आप लड़ने के लिए भी तैयार हो जाएंगे, नहीं हमको नहीं चंदा देंगे, आप कैसे तुम ले रहे हो, तो ये सब चीज़ आप बोलेंगे। लेकिन आप पुलिस को कभी बोलते हैं कि क्यों हमको रोक लिए, हम क्यों किए? नहीं बोलते। जरूर हाँ, आप अपना एक्सक्यूज़ बोलते हो कि हम इस कारण से जा रहे हैं, या फिर वो जो बोलते हैं उसका आंसर उसको देते हो। तो फिर सेकंड है परंपरागत या पितृसत्ता। जैसे देखिए परिवार में जो राजा होते हैं या परिवार में जो पिता होते हैं, तो उनके अंतर्गत ये पावर होती है, उनको ये अथॉरिटी रहती है कि वो परिवार के सदस्यों का निर्णय ले सके, उनके फैसला कर सके। या राजा को ये अथॉरिटी होती है कि वो प्रजा को जब चाहे बुला सकता है, उसका संपर्क में कोई भी काम कर सकता है, मतलब इसको एक अथॉरिटी दिया हुआ रहता है। और जो करिश्माई जो चमत्कारी व्यक्ति होते हैं, जैसे आपका धर्मगुरु हो गया, देखिएगा कि जो लोग पाठ करते हैं, गीता पाठ करते हैं, रामायण का पाठ करते हैं, तो उन लोगों को व्यक्ति उनके बहुत सारे फॉलोअर होते हैं। तो क्यों होते हैं? उनका जो चरित्र होता है वो करिश्माई चरित्र होता है कि उसको सुनने के लिए आम व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा व्याकुल हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा सुनने को तत्पर हो जाता है। जैसे देखिए महात्मा गांधी जी एक करिश्माई व्यक्तित्व के व्यक्ति थे कि उन्होंने बोला कि नहीं, हमको देश को आज़ादी करना है तो हम सत्य और अहिंसा के बल पर करेंगे। तो उनके मत को फॉलो करने के लिए कितने लोग फॉलो करने लगे उनको। जैसे बौद्ध भगवान हो गए, तो उनके मत को कितने लोग फॉलो करने लगे, ठीक है, उनका एक करिश्माई शक्ति था। बिरसा मुंडा हो गए, बिरसा मुंडा एक परिवार में जन्म लेने के बाद भी उनके अंतर्गत ऐसी करिश्माई शक्ति थी कि उनकी बातों को लोग सुनते थे, उनके हजारों हजार अनुयायी हो गए, उनको मानने वाले हो गए। तो ये सब किसके अंतर्गत आ जाएगा? करिश्माई शक्ति के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे जादूगर जो चीज़ दिखाता है उसको लोग, कितने लोग उसको देखना चाहते हैं, कितने लोग उसको फॉलो करना चाहते हैं। नेक्स्ट जो मैक्स वेबर जी की थ्योरी है वह है नौकरशाही यानी थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी। इसके अंतर्गत ये डी जो गवर्नर थे उनसे ये प्रभावित थे। डी गवर्नर के युक्ति संगत सिद्धांत को वो लिए थे, और लेने के बाद वो जैसे देखिए नौकरशाही इसके अंतर्गत आप ऑफिस को लेकर समझ सकते हैं कि एक ऑफिस में या फिर कोई भी एजेंसी में जब आपका नौकरी लगता है तो उसमें कुछ जो स्टाफ रहते हैं वो तो परमानेंट नहीं रहते, वो चेंज होते ही रहते हैं। और वो स्टाफ का जो सिलेक्शन होता है तो उसमें जरूर परीक्षा ली जाती होगी, उस ऑफिस का कोई नियम रहता होगा, सबके अपने अपने योग्यता कर्म के अनुसार सबका अपना पद सोपान होता है। अगर जैसे देखिए आप स्कूल को ही ले सकते हैं, तो स्कूल में प्रिंसिपल होता है, फिर फर्स्ट ग्रेड के टीचर होते हैं, सेकंड ग्रेड के टीचर होते हैं, फिर आपको फोर्थ ग्रेड के जो स्टाफ होते हैं ये सब आ जाएंगे। तो सबका तो अपना एक
योग्यता के अनुसार उनको पद मिला रहता है, सभी अपना लिखित परीक्षा पास करके आए हुए रहते हैं, सबका कार्य का विभाजन हुआ रहता है, सम विभाजन रहता है, सबके वेतन भत्ते मिलते हैं, भर्ती के अपने नियम होते हैं, उसके आधिकारिक रिकॉर्ड रखा जाता है उनका। और ये सब क्या है, आधुनिक समाज की विशेषता है। तो नौकरशाही की बात कौन करते हैं, मैक्स वेबर जी करते हैं। फिर इनकी एक और थ्योरी है सामाजिक स्तरीकरण का सिद्धांत। तो सामाजिक स्तरीकरण इन्होंने किस आधार पर किया था, 3 आधार पर, वर्ग, परिस्थिति और शक्ति, यानी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक आधार पर वे समाज का स्तरीकरण करते हैं और बोलते हैं कि शक्ति या परिस्थिति समूह का सिद्धांत भी इन्होंने दिया है। अब बताते हैं कि हम लोग किस प्रकार से समाज में इन माध्यमों से वे किसी व्यक्ति को उसके स्टेटस से जान सकते हैं। देखिए जैसे वर्ग, तो वर्ग के निर्धारण के लिए इन्होंने 3 आधार बताए हैं। एक तो है जीवन अवसर, दूसरा आर्थिक स्थिति और तीसरा उन्होंने बाजार की दशाएं बताई हैं। फिर वर्ग की 3 वर्ग में भी उन्होंने बात की, जैसे संपत्ति वर्ग, उपलब्धि वर्ग, मध्यम वर्ग। ये बेबेरियन मॉडल से प्रभावित थे। भारत में आंद्रे बेताई जी ने मैक्स वेबर की त्रिस्तरीय मॉडल का प्रयोग किया था। त्रिस्तरीय मॉडल क्या हो गया, क्लास, स्टेटस एंड पावर। तो ये इसमें किसमें बताई थी इन्होंने, तो ये उन्होंने अपने पुस्तक क्लास, स्टेटस एंड पावर में, मतलब स्तरीकरण के 3 नियमों को बताया था, वर्ग, परिस्थिति और शक्ति। और ये जो उनका थ्योरी था ये किसमें था, तो सामाजिक स्तरीकरण के सिद्धांत के अंतर्गत था। नेक्स्ट इनकी जो थ्योरी है वो है प्रोटेस्टेंट या नैतिकता एवं पूंजीवाद का उदय, द प्रोटेस्टेंट इथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। इसमें धर्म का समाजशास्त्र की ये व्याख्या करते हैं 1905 में। और ये इसके अंतर्गत ये 6 महान धर्म का इन्होंने अध्ययन किया था। इसमें इस्लाम, ईसाई, यहूदी, हिंदू, बौद्ध और कन्फ्यूशियस जो कि चीन का धर्म है, इसको भी उन्होंने अध्ययन किया था। और अध्ययन करने के बाद बताया था कि पूंजीवाद के उदय का कारण धार्मिक नीति नियम भी इसके लिए उत्तरदायी हैं। क्योंकि जब इन्होंने 6 का धर्म का अध्ययन किया तो वे पाते हैं कि इनके जो धर्म में चेंज आने के कारण कोई ना कोई धर्म में जरूर पूंजीवाद रिलेटेड है, तभी धर्म के अंतर्गत परिवर्तन हमें देखने को मिला है। इसलिए ये पूंजीवाद को मेन फैक्टर मानते हैं किसी भी धर्म को परिवर्तन करने का। समाजशास्त्र के अंतर्गत कोई भी धर्म है, इसमें जो परिवर्तन आया है या दूसरा नया धर्म आया है तो वो इसी से रिलेटेड होकर आया है। तो आई होप आप लोगों को आज की थ्योरी मैक्स वेबर की अच्छे प्रकार से समझ में आ गई होगी। और इससे रिलेटेड और भी क्लासेस है जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप उसको भी ज़रूर एक बार देख लें। और इसी प्रकार से आप लोग मेरे चैनल के साथ बने रहिए। आप सभी का थैंक यू।